नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम 92 टीपीए के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हमारे जो सारे सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। और आइए देखते हैं 92 क्या कहता है। ये प्रत्याशन के बारे में बताता है। प्रत्याशन क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि धारा 91 में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से बंधककर्ता से भिन्न कोई भी और कोई भी सह बंधककर्ता उस संपत्ति का जो बंधक के अध्ययन मोचन कराने पर वहां तक जहां तक कि ऐसी संपत्ति के मोचन पूर्वबंध या विक्रय का संबंध है वे ही अधिकार रखेगा जिन्हें बंधककर्ता की या किसी अन्य बंधकदार के विरुद्ध वह बंधकदार रखता हो जिसके बंधक का वह मोचन कराता है। इसमें ये बात की गई है, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें कि एक्स कोई प्रॉपर्टी है और ए बी सी, ठीक है। इसमें 3 बंधकदार हैं। जेड ने अपनी संपत्ति एक्स को 3 बंधकदार को दिया है, ठीक है। तो जो 91 में बताया गया है कि कौन कौन बंधककर्ता के अलावा कौन कौन संपत्ति को क्या करा सकता है, संपत्ति का मोचन करा सकता है। तो उसमें 3 क्लॉज बताए गए थे कि पहले में बताया गया था कि जो भी उस संपत्ति पर कोई हित या इंटरेस्ट हित रखता है या फिर वो हित रखता है या कोई भार होता है तो वह उस संपत्ति का मोचन करा सकता है। दूसरा बोलता था कि यदि कोई व्यक्ति उस पर प्रतिभू है, जो कहता है कि आप यदि संपत्ति अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको पैसा नहीं देगा तो मैं आपका चुका दूंगा, तो मतलब वो प्रतिभू है, बीच वाला है। और यदि कोई तीसरा व्यक्ति है जिसने न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर ली है कि यदि ये मेरा पैसा नहीं चुका पा रहा है तो आप मुझे डिक्री दे दीजिए कि मैं इस संपत्ति को बेच सकूं। तो इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति है जो क्या करता है कि इसमें बताया गया है, जैसे धारा 91 निर्दिष्ट व्यक्तियों में से बंधककर्ता से भिन्न जो बंधककर्ता नहीं है, और धारा 91 में ये 3 ही व्यक्ति बताए गए हैं जो बंधक संपत्ति को क्या कराता है, मोचन करा लेता है। तो किसके क्या अधिकार होंगे इसमें ये बताया गया है। प्रत्याशन के नियम ये बोलता है, अब हम प्रत्याशन का नियम देखते हैं कि यदि जेड ने एक्स संपत्ति को ए के पास 1000 के लिए बंधक रखा था, बी के पास 500 रुपये के लिए बंधक रखा था और सी के पास 200 रुपये के लिए बंधक रखा था, ठीक है। यदि जो सी है वो क्या करता है, जो ए है, ए के 1000 रुपये चुका देता है। ये बताया गया है कि यदि संपत्ति बिकती है तो पहला हक किसका होगा, तो ए का होगा पहले, बी का दूसरा होगा और सी का तीसरा होगा। तो जो सी चाहता है कि उस संपत्ति पर उसका पहले हक हो जाए, तो वो क्या करेगा कि जो ए है इस ए का 1000 रुपये चुका देगा, तो उसका क्या हक हो जाएगा, उस संपत्ति पर पूर्वीकृत हो जाएगा। तो मतलब प्रत्याशन हो जाएगा, सी किसकी जगह पर आ जाएगा, ए की जगह पर आ जाएगा। ऐसे ही अगर बी चाहता है तो बी को क्या करना होगा, बी को जो पैसे ये 1000 रुपये हैं बी चुका दे, ये पैसे जितने भी पैसे हैं बी चुका दे जितने लिए गए थे, तो बी का उस संपत्ति पर पूर्वीकृत हो जाएगा। तो एक विधिक जो प्रत्याशन होता है वो 2 प्रकार से होता है। तो पहला वाला जो क्लॉज है, ये वाला क्लॉज है, ये विधिक प्रत्याशन के बारे में बात करता है। मतलब जिसको विधिक तरीके से वो अधिकार मिले हैं कि वह उसका प्रत्याशन कब मोचन करा सकता है। 91 में बताया गया है कि संपत्ति में कौन कौन व्यक्ति मोचन करा सकता है। तो 91 में बताए गए व्यक्ति जो मोचन करा सकते हैं वो यदि प्रत्याशन कराते हैं तो उनके द्वारा किया गया प्रत्याशन विधिक प्रत्याशन होता है। और जो पैरा तीसरा है, इसके बाद का जो पैरा है उसमें बताया गया है कि एक जो प्रत्याशन है ये 2 प्रकार का होता है, एक विधिक होता है और एक कौन सा होता है, एक परंपरागत होता है, ठीक है। तो जो पैरा तीसरा है उसमें परंपरागत और संविदात्मक, पैरा तीसरे में बात करता है कि जो प्रत्याशन है वो परंपरागत या संविदात्मक प्रत्याशन का पैरा 3 में बात करता है। तो जहाँ तक अगर 91 में बताए गए व्यक्तियों द्वारा संपत्ति चुकाकर किसी पहले वाले व्यक्ति की संपत्ति चुका देता है तो वह उस संपत्ति पर पहले हक रख लेता है। जो बाद वाला व्यक्ति है वो पहले वाले व्यक्ति की संपत्ति पर पहले वाले के स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरी लाइन क्या बोलती है, इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रत्याशन अधिकार कहलाता है। मतलब यदि ऊपर 91 में जो व्यक्ति बताए गए हैं इन व्यक्तियों द्वारा प्रत्याशन कराया जाता है, मतलब पहले वाले की जगह पर यदि वो आ जाते हैं तो इस धारा द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है वह प्रत्याशन अधिकार कहलाता है। और जो व्यक्ति उसे अर्जित करता है मतलब बी है, बी ए की जगह पर आ जाता है 1000 रुपये देकर, तो अर्जित किसने किया है, बी ने किया है। तो जो अर्जित करता है जो बी है वो क्या कहलाता है, वह उस बंधकदार के अधिकारों में प्रत्याशीन हुआ कहलाता है। तो यह जो बंधकदार है, ये जो बंधकदार है इसके अधिकारों पर प्रत्याशीन हुआ, मतलब ये प्रत्याशित हो गया
वह प्रत्याशीन हुआ कहलाता है जिसके बंधक पर वह मोचन करता है। तो इसके बंधक पर वह मोचन करा लेता है, ठीक है। मोचन का अधिकार, जिसके बंधक पर वह मोचन कराता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि वह व्यक्ति जिसने बंधककर्ता को वह धन उधार दिया है जिससे बंधक का मोचन हुआ है। अब जो पहला वाला क्लॉज था उसमें ये बताया गया कि जो 91 है, 91 के में जो व्यक्ति बताए गए हैं वो व्यक्ति यदि प्रत्याशन करते हैं, वो पैसा चुकाकर किसी पूर्विक हित वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाते हैं, तो वह विधिक प्रत्याशन है। और ये जो थर्ड क्लॉज ये वाले की मैं बात कर रही थी, इसमें जो प्रत्याशन होता है वो परंपरागत होता है। इसमें क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति है वो कहता है, अपने भाई बंधु किसी से भी कहता है, अपने रिलेशन वालों से किसी से कहता है कि आप क्या कीजिए कि आप पैसा चुका दीजिए रजिस्ट्री माध्यम से, तो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या संविदा द्वारा वह व्यक्ति जिससे बंधककर्ता को वह धन उधार दिया है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जिसने बंधककर्ता को धन उधार दिया है, पहली बात जिससे बंधक का मोचन हुआ है, ठीक है, जिससे बंधक का मोचन हुआ है उस बंधकदार के अधिकारों में प्रत्याशीन हो जाएगा जिसके बंधक का मोचन कराया गया है, ठीक है। यदि बंधककर्ता ने रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा वह करार किया हो कि ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रत्याशीन हो जाएगा। इसमें इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ए है, बी और सी है, ठीक है। तो जो बी है वह यहाँ पर 91 के तहत नहीं आता है, कोई अन्य व्यक्ति है, ठीक है। तो बी है वो अपने रिलेशन वालों से किसी से कहता है कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, तो रजिस्ट्रीकृत जो लिखित है उसके द्वारा आप मुझे पैसा दे दीजिए ताकि मैं इसके पैसे चुका दूं। सी कहता है ऐसा, इसको हम ऐसे समझते हैं कि सी कहता है आप मुझे पैसा दे दीजिए, अपने भाई बंधु से कहता है आप मुझे पैसा दे दीजिए ताकि मैं इसका पैसा चुकाकर इसके स्थान पर आ जाऊं। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये जो प्रत्याशन होता है वह परंपरागत या संविदात्मक प्रत्याशन समझा जाता है। तो जो प्रत्याशन दो प्रकार का होता है, पहले वाले जो क्लॉज में बताया गया है वो विधिक प्रत्याशन होता है, और जो तीसरे वाले इस वाले क्लॉज में बताया गया है वो परंपरागत रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा यह करार किया हो कि ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रत्याशन हो जाएगा। मतलब वह कौन सा प्रत्याशन होगा, वह परंपरागत प्रत्याशन होगा। इस धारा की कोई बात किसी भी व्यक्ति को प्रत्याशन का अधिकार प्रदान करने वाली ना समझी जाएगी जब तक कि उस बंधक का जिसके बारे में इस अधिकार का दावा किया जाता है मोचन पूर्ता ना कराएगा। मतलब इस धारा में सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो मोचन है, जो दूसरा वाला व्यक्ति है वह पहले वाले व्यक्ति के विरुद्ध मोचन पूरा पैसे उसने दिया हो। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ पैसा दे दिया हो और उसके स्थान पर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसको पूरा पैसा देना होगा तब वह इस धारा के अधीन आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए, यदि वीडियो में कुछ कमी लगती है तो आप बता सकते हैं, मैं सुधार करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।